2 दिसंबर साल 1911 ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में एक खोजी दल अंटार्कटिका की खोज के लिए एक शिप पर सवार होकर अपनी यात्रा के लिए निकलता है। इस शिप का कैप्टन है जॉन किंग डेविस और इस शिप पर डगलस मॉसन नाम के एक सीनियर एक्सप्लोरर भी मौजूद थे। यह खोजी दल अंटार्कटिका की एक असंभव खोज करने जा रहे थे। इस पूरे ग्रुप में मोस्ट सीनियर और एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर डगलस मॉसन ही थे, क्योंकि यह कई बार अंटार्कटिका की यात्रा कर चुके थे। इसके अलावा शिप पर मौजूद दूसरे लोग थे, उन्हें भी किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल थी। 8 जनवरी 1912 को यह शिप अंटार्कटिका के एक अनजान एरिया में पहुंचता है। इस एरिया में पहले कोई नहीं आया था और यह एरिया पूरी तरह से अनएक्सप्लोर था। जब यह सभी लोग अंटार्कटिका के इस अनजान एरिया पर कदम रखते हैं, उस समय वहां पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। यह लोग उस जगह पर अपने टेंट लगाते हैं और वहां के आसपास की जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद डगलस मॉसन इस नए खोजे गए एरिया का नाम केप डेनिसन रखते हैं, जो कि इस एक्सपीडिशन को फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन ह्यूग डेनिसन के नाम पर रखा गया था। उसके बाद यह सारे लोग अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में बट जाते हैं, पर ये सारे एक्सप्लोरेशन ग्रुप्स कुछ खास दूरी तक नहीं जा पाते। इसके बाद डगलस मॉसन 3 लोगों का एक ग्रुप बनाकर अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस ग्रुप को स्वयं मॉसन ही लीड करने वाले थे। इसके अलावा इस ग्रुप में जेवियर मर्ज थे, जो कि 30 साल के थे और स्विट्जरलैंड के फेमस माउंटेनियर और स्काई चैंपियन हुआ करते थे। तीसरे थे लेफ्टिनेंट मेलग्रीव निनिस, जो 23 साल के एक आर्मी ऑफिसर थे। इन 3 लोगों के पास कुल 12 डॉग्स थे, जो 2 गाड़ियों को खींच रहे थे। इन तीनों में सबसे आगे जेवियर मर्ज चलते थे, जो कि रास्ते की परख करने में एक्सपर्ट थे, और उनके पीछे दूसरे स्लेज पर मॉसन थे और उनके पीछे निनिस चल रहे थे। 13 दिसंबर 1912 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था और इनके 2 डॉग्स को छोड़कर बाकी सभी डॉग्स स्वस्थ थे। लेकिन अब आगे चलते चलते रास्ता बहुत कठिन हो चुका था और मौसम ने भी अपना तूफानी रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके कारण 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी। जेवियर मर्ज आगे चलते हुए अपनी टीम को क्रैश के बारे में सावधान करते हुए चलते जा रहे थे। तभी अचानक मर्ज को लगता है कि अभी वो जिस बर्फ की चट्टान से होकर गुजरे हैं वो बिल्कुल खोखली है और निनिस जिसकी गाड़ी पर सामान लदा है वो इस बर्फ की दरारों में गिर जाएगा। जैसे ही मर्ज इसकी जानकारी देने पीछे मुड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मर्ज इस सिग्नल को निनिस तक पहुंचाने में लेट हो जाता है और निनिस एक क्रैक में गिर चुका होता है, जो 100 फीट गहरा था। जब मर्ज और मॉसन उस क्रैक में देखते हैं तो उन्हें उस क्रैक में कुछ दिखाई नहीं देता। निनिस उस क्रैक में गिरकर मर चुका था और उसके साथ 2 डॉग्स भी गिर चुके थे, जिनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अब निनिस के साथ उनके रहने व खाने का सामान भी उस क्रैक में गिर चुका था, जिसके बाद यह दोनों मेन बेस कैंप वापस लौटने का फैसला करते हैं। अपने मेन बेस कैंप से 500 किलोमीटर दूर मॉसन और मर्ज के पास अब सिर्फ 10 दिनों के लिए खाना बचा था। अब वापस लौटते समय मॉसन और मर्ज के 2 डॉग्स डॉग फूड की कमी के कारण मर जाते हैं। अब इन दोनों के पास खाना नहीं होता है, जिनके कारण ये दोनों उन डॉग्स के ऑर्गन्स को खा जाते हैं, जिनमें इन डॉग्स के लीवर भी होते हैं। उन डॉग्स के लीवर को खाने के कारण ये दोनों अब डायरिया के शिकार हो चुके थे। इसके कारण 8 जनवरी की रात 2 बजे जेवियर मर्ज की मृत्यु हो जाती है। जेवियर की मौत के बाद मॉसन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपना सफर जारी रखता है। लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मॉसन अभी भी अपनी मंजिल से 160 किलोमीटर की दूरी पर थे और उनके पास मेन बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 15 जनवरी तक का समय था, क्योंकि उसके बाद उनकी शिप SY अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया लौट जाने वाली थी। SY अरोड़ा एक दिन भी वहां एक्स्ट्रा नहीं रुक सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें अगले 8 महीने अंटार्कटिका की विंटर में गुजारने पड़ते और उसके लिए उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं थे। मेन बेस कैंप तक लौटते समय एक बार तो मॉसन भी आइस क्रैक में गिरते गिरते बचा था। इनफैक्ट वो वहां गिर ही गए थे। वो तो उनकी स्लेज बाहर कहीं आइस में फंस गई और वह क्रैक की ओपनिंग पर एक रस्सी के सहारे लटक गया था। मॉसन के शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो ऊपर चढ़ सके, पर नीचे अंधेरा था और उन्हें अपनी मौत करीब नजर आ रही थी।
जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाते हैं और रस्सी के सहारे क्लाइंब करते हुए क्रैक से बाहर आ जाते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ना जारी रखते हैं और डगलस मॉसन 1 फरवरी 1913 तक अपने मेन कैंप पहुंचने में कामयाब होते हैं। यह जगह मेन बेस कैंप से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। यहाँ उनके साथियों ने एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया था, जिससे कि अगर मॉसन और उनके 2 साथियों को लौटते समय जरूरत पड़े तो यहाँ रुक सके। यहाँ उनके लिए कुछ खाना और दूसरे रिसोर्सेज भी रखे गए थे, पर किस्मत ने यहाँ भी मॉसन के साथ धोखा कर दिया। कैंप में पहुंचने के बाद लगातार 5 दिनों तक बार बारी स्नोफॉल होती है और मॉसन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। अब किसी तरह गिरते पड़ते 8 फरवरी 1913 को अपने मेन बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सबसे पहले जो नजारा दिखता है, दूर आसमान में काला धुआं, जो कि SY अरोड़ा का था और इस बात का सबूत था कि उनकी शिप उन्हें छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुकी है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतनी मुश्किलों के बाद मेन बेस कैंप आकर जब डगलस मॉसन को यह नज़ारा देखने को मिला तो उनका हौसला बुरी तरह से टूट गया। हालांकि मॉसन को अकेला नहीं छोड़ा गया था। बेस कैंप में अभी भी 6 लोग थे जिन्हें मॉसन का वेट करने के लिए वहां रोका गया था। मॉसन के आते ही वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए अरोड़ा शिप को रोकने की एक और कोशिश की जाती है, लेकिन खराब मौसम के कारण शिप से कांटेक्ट स्थापित नहीं किया जा सका और अब अगले करीब 1 साल तक यह सभी लोग यहाँ पर फंस चुके थे। हालांकि शुक्र की बात यह थी कि मेन बेस कैंप में इन लोगों के पास पूरा 1 साल बिताने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज छोड़े गए थे। मॉसन और उनके साथियों ने अंटार्कटिका में एक और विंटर बिताई और आखिरकार दिसंबर 1913 में एक जहाज ऑस्ट्रेलिया से उन्हें वापस लेने के लिए आई। अब दोस्तों, यह 1 साल का समय जो डगलस मॉसन और उनके बचे हुए साथियों ने अंटार्कटिका में बिताया था, उसने इस व्हाइट कॉन्टिनेंट को गहराई से जानने में वैज्ञानिकों की जो मदद की, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डगलस मॉसन की ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।